नमस्कार सभी साथियों को। आज का जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रीट लेवल 2 साइंस का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसमें भी हम बायोलॉजी का एक टॉपिक आता है सेल बायोलॉजी। इस सेल बायोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो चलिए हम बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। सेल बायोलॉजी को लेकर इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो फ्रेम हो सकते हैं, बन सकते हैं, उन सभी जो संभावनाएं हैं उनको इंक्लूड करते हुए हमने वीडियो का है उसका स्ट्रक्चर है उसको फ्रेम किया है। और इस बात को लेकर बिल्कुल कंफर्म श्योर है कि जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारी वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस टॉपिक को अपने ग्रिप में कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि किस प्रकार ये टॉपिक है वो हमारे टिप्स पे कन्वर्ट हो सकता है और हमारा जो सिलेक्शन है उसमें ये एक कारगर साबित हो सकता है। हम स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी को। सेल बायोलॉजी की इनिशियली जो फेज़ होता है उस फेज़ के अंदर कुछ साइंटिस्ट के नाम आते हैं। इंट्रोडक्शन है या हिस्टोरिकल क्या एस्पेक्ट होता है। उसके बाद फिर हम टाइप ऑफ सेल की बात करेंगे, फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करेंगे और फिर लास्ट है स्केलेटन का और न्यूक्लियस की बात हो जाती है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो कंटेंट है वो कंटेंट लगभग 2 से 2.5 घंटे का कंटेंट है। तो उसके लेके हम 30 से 40 मिनट के आसपास की 3 से 4 वीडियो के अंदर हम ये पोर्शन है उसको कवर कर लेंगे। आओ चलिए डिस्कस करते हैं कि पहले आता है कि सेल क्या होता है, यानी कि कोशिका क्या होगा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, जो सेल है वो स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल यूनिट है किसकी, लाइफ की। यानी कि जो कोशिका है वो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कि जैसे हम किसी भी बिल्डिंग के बारे में जानते हैं उसकी सबसे स्मॉलेस्ट और रिपीटेटिव जो यूनिट होती है वो एक ब्रिक्स होता है, एक ईंट होती है। एक ईंट दूसरे के साथ जुड़ते जुड़ते जाकर क्या होगा, एक दीवार बनाएगी और एक दीवार क्या होगा, एक बिल्डिंग का कोई एक हिस्सा होगा। धीरे धीरे कर कर एक पूरी जो बिल्डिंग है उसका निर्माण होता है। इसी प्रकार जीव के अंदर है, लिविंग के अंदर है, जो सेल है और जो कोशिका है स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट होती है। यानी कि सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल यूनिट है लाइफ की वो कौन है, सेल है। यानी कि जो कोशिका है वो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। जहाँ पर हम सेल बायोलॉजी को स्टडी करते हैं उस पूरी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो साइंस है, साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अब बात आती है कि जब हम साइटोलॉजी की बात कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं, तो पहला कौन ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने सेल के बारे में बताया था। तो बात आती है कि रॉबर्ट हुक है, उन्होंने डिस्कवर किया था किसको, सेल को। किसके अंदर है, कॉर्क सेल के अंदर है। कॉर्क क्या होता है, प्लांट की डेड सेल्स होती हैं उसको, यानी कि जो छाल है उसके नीचे एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहेंगे, कॉर्क बोलते हैं। यानी कि पादप है, पादप में कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं कॉर्क की। और उसके अंदर रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज हो किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने किया है। कब किया है, 1665 ईस्वी में किया है। किसके अंदर किया है, कॉर्क सेल के अंदर किया है। कॉर्क सेल क्या होती है, पादप की सेल होती है। ठीक है, पादप की अगर सेल है तो ये क्या है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो ये डेड सेल्स है, मृत कोशिकाएं होती हैं। इसके अंदर ये सारे जो पॉइंट है, आपका जो फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट साइंटिस्ट नेम है, इसमें ये क्वेश्चन फ्रेम होता है। यानी कि पहला रॉबर्ट हुक है, कब किया, 1665 में। किसके अंदर देखा, कॉर्क के अंदर देखा। यानी कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन कॉर्क 1665। अब जो कॉर्क है वो किस में अंदर मिलेगी, प्लांट के अंदर मिलती है। और प्लांट में भी कौन सी सेल होती है, ये डेड सेल होती हैं।
तो यानी कि रॉबर्ट हुक है जो फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड है या फर्स्ट जो कोशिका है जो खोज की गई थी, उसमें पहले जीवित कोशिका खोजा गया था या मृत कोशिका खोजा गया था। तो रॉबर्ट हुक ने पहली जो कोशिका देखी थी वो मृत कोशिका थी, और वो भी किसकी थी? पादप की थी। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जब कोशिका है और कोशिका में अगर हम कह सकते हैं कि वो मृत कोशिका है, डेड सेल है, तो जो अंदर सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो तो डिग्रेड हो चुका है, तो केवल और केवल बचा क्या है? सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति क्या होगी? बची हुई है। बाकी जो सेल का साइटोप्लाज्म और अदर जो कंटेंट होता है वो डिस्ट्रॉयड हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक ने जो पादप के अंदर जो देखा था वो डेड सेल देखा था। डेड सेल में सेल का केवल कोशिका भित्ति या सेल वाला ही पार्ट बचा हुआ था, बाकी सारा पार्ट लॉस हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटोप्लाज्म तो है नहीं उसके अंदर, तो जीवित प्रोटोप्लाज्म था नहीं, केवल और केवल क्या थी? कोशिका भित्ति थी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन ये बनेगा कि जो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। किसके अंदर की? कॉर्क के अंदर की। कॉर्क क्या है? मृत कोशिका है। अब मृत कोशिका को देखा तो उसमें केवल क्या दिखाई दिया? कोशिका भित्ति दिखाई दिया। तो टोटल 5 क्वेश्चन है वो किससे बनते हैं? रॉबर्ट हुक से बनते हैं। अब यही बात रॉबर्ट हुक ने ये अपनी बात किसके अंदर, किस बुक के अंदर इन्होंने लिख के दिया? उस बुक का नाम है माइक्रो बुक है। उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। तो इस बुक के अंदर अपना ये इन्होंने जो पार्ट बताया है कोशिका के बारे में, डिस्कवरी के जो पेपर हैं, जो रिसर्च पेपर के हैं, या अपना जो बात कही है किस बुक के माध्यम से कही है? माइक्रोग्राफिया। तो लास्ट जो पॉइंट है, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है तो बुक का भी नाम कभी कभार है वो पूछ लेते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक है वो पब्लिश किया है, तो माइक्रोग्राफिया है। दूसरा जो साइंटिस्ट आता है वो एंटवन वॉन ल्यूवेनहॉक आता है। इन्होंने सबसे पहले कौन सी लिविंग देखा था? सेल को, लिविंग सेल को देखा था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में पहली बार जीवित कोशिका के बारे में बताया। अब जीवित कोशिका के मतलब क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम इन्होंने अपने द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप, उसके थ्रू इन्होंने क्या देखा कि जो पानी होता है उस पानी के अंदर देखा कि कुछ जो है जीव है, एनिमल्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। यानी कि कौन होंगे? जंतु उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। इस वजह से उन्होंने उनको क्या नाम दिया? एनिमल क्यों नाम दिया। तो बात यह आएगी कि पहला जो लिविंग सेल है यानी कि जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका के बारे में किसने बताया था? ल्यूवेनहॉक ने बताया। कब बताया है? 1674 ईस्वी में बताया। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, वो क्या बताते हैं? केंद्रक की खोज करते हैं 1831 में। कौन है? रॉबर्ट ब्राउन है। तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस 1831। यानी कि अभी तक हमने कितने साइंटिस्ट के नाम पढ़े हैं? 3 का। रॉबर्ट हुक हो गया, ल्यूवेनहॉक हो गया, और कौन है? रॉबर्ट ब्राउन है। इनको लगभग किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे जाते रहते हैं। फिर अगला नाम आता है कि जो सेल है, सेल के अंदर जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है या तरल पदार्थ जो भरा हुआ होता है, अर्ध तरल पदार्थ, उसकी खोज है। यानी प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है वो किसने दिया? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया किसने दिया है? प्रेजेनिक। तो प्रोटोप्लास्ट, या हम कहेंगे कि प्रोटोप्लास्ट शब्द अलग होता है और प्रोटोप्लाज्म शब्द है वो क्या होगा? अलग होगा। परकिंजी ने
ये सब दिया है, वो कौन सा दिया है? प्रोटोप्लाज्म दिया है। आज हम जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव है, वो किससे मिलकर बने हुए हैं? तो सभी जीव है या तो कोशिका से, एक कोशिका से, एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। इनकी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ वन और मोर सेल, यानी कि एक या एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर क्या हुआ है? बने हुए हैं। अगर एक सेल की बात की जाती है तो कौन सा है? यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है। और एक से अगर ज़्यादा है तो फिर क्या कहलाएगा? मल्टीसेलुलर, यानी कि बहुकोशिकीय जीव होगा। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं तो आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या है कि दो साइंटिस्ट होते हैं, एक कौन सा है? स्लाइडेन है, और एक कौन सा है? सवान है। इन्होंने इंडिविजुअली अपने अपने स्तर के ऊपर, एक ने तो पादप कोशिकाओं के ऊपर क्या किया? अध्ययन किया है, और दूसरे ने किसके ऊपर किया? एनिमल और पादप दोनों कोशिकाओं पे, यानी कि एनिमल पे भी किया है और साथ किस पे किया है? पादप कोशिकाओं पे किया। तो स्लाइडेन है, उन्होंने क्या बताया 1838 ईस्वी में कि सभी जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, वो कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। और वही बात सवान ने क्या बताई थी कि सभी पादप और जंतु सभी मिलकर किससे बने हुए हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। इस वजह से दोनों की जो बात है वो क्या है? एक जैसी है। तो इन्होंने साथ मिलकर कौन सा सिद्धांत दिया है? कोशिका का सिद्धांत, कि सभी जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कोशिका या कोशिका के उत्पाद से बने हुए होते हैं। फिर ये क्या बात नहीं बता पाए थे? ये नहीं बता पाए थे कि जो नई कोशिका है, वो नई कोशिका कैसे बनेगी। तो इस बात को बताने के लिए एक साइंटिस्ट आता है, वर्चो। रोडोल्फ वर्चो ने क्या किया? 1855 ईस्वी में बताया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया, वर्चो ने, कि प्रत्येक नई कोशिका है वो पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है, पुनरावृत्ति से बनती है, डिवीजन से बनती है। यानी कि इन्होंने बताया कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नई सेल है, नई कोशिका है, वो पुरानी कोशिकाओं से क्या होती है? बनी हुई होती है, विभाजन से बनती है। तो ये बात हमारे पास कन्फर्म हो गया कि एक हमारे पास क्या कोशिका है, इसमें क्या होगा? विभाजन होगा, तो हमारे पास क्या होंगी? दो नई कोशिकाएं बन जाएंगी। तो ये कौन सी है? नई कोशिका है, और ये कौन सी है? पुरानी वाली है। तो पुरानी वाली में जब क्या होगा? विभाजन होगा, तो नई कोशिका बनेगी। ये बात किसने बताई है? रोडोल्फ वर्चो ने बताई है। ये कौन नहीं बता पाया था? ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और सवान ने दिया था। तो ये बात ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये बात किसने ऐड किया है? रोडोल्फ वर्चो ने ऐड किया, और उन्होंने ये बताया कि नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। और ये पॉइंट है किसके अंदर ऐड कर दिया? कोशिका सिद्धांत में ऐड कर दिया। आज हम मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत पढ़ते हैं। उसके कुछ पॉइंट हैं, जिनकी सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। सेल के अंदर जो केंद्रक होता है, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। तो कोशिका संरचनात्मक है, क्रियात्मक है। आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल है, वो कौन सा? डीएनए होगा। और जो सभी जो नई सेल है, वो पुरानी सेल के विभाजन की वजह से बनती है। यानी कि नई कोशिका केवल पुनरावृत्ति होती है किसकी? पुरानी कोशिकाओं। यानी कि पुरानी कोशिका में विभाजन होगा तो नई सेल बनेगी। तो ये पॉइंट हमारे किसके हैं? कोशिका सिद्धांत के हैं। अब बात आती है कि कोशिका जो सिद्धांत है वो क्या सभी जीवों के ऊपर अप्लीकेबल होता है? बिल्कुल होता है। अब मान लो कि कोई जीव ही नहीं है, तो कोशिका से बना हुआ ही नहीं है, तो कोशिका सिद्धांत उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। यानी कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद है वो। जैसे हम कोशिका सिद्धांत की हम बात करते हैं कि इसके अपवाद कौन कौन है, तो जैसे वायरस है, वायरॉइड है, पिरियन है, ये सब ए सेलुलर, यानी कि पूर्णतः कोशिका के बने हुए नहीं हैं। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? ए सेलुलर। और कोशिकाहीन होते हैं, कोशिकाहीन होंगे, कोशिका के बने हुए नहीं हैं, तो कोशिका सिद्धांत जो होता है उसको भी ओबे नहीं करते, फॉलो नहीं करते। क्लियर हुआ?
दे रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट लिविंग सेल। ये केवल जीवित पोषक जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इनका खुद का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जिस कारण से एक फ्री लिविंग सेल नहीं है। इस वजह से कोशिका सिद्धांत का क्या है, अपवाद है। कुछ हमारे पास जो कवक होती हैं वो एक से ज़्यादा केंद्रक अपने पास रखती हैं, तो क्या होगा, बहुनाभिकीय कोशिकाएं हैं तो सेप्टा रहित होती हैं, यानी कि हमारे पास ये क्या कोशिकाएं हैं, और इसमें मान लो कि सेप्टा नहीं है तो एक ही जगह पर क्या होंगे, एक से ज़्यादा केंद्रक आपको नज़र आएंगे। तो ऐसी सिचुएशन को में भी जो कोशिका सिद्धांत है वो अप्लीकेबल नहीं है। या हम कह सकते हैं कि वन सेल कंटेन क्या होगा, जो मसल सेल होती हैं वो भी किसको फॉलो नहीं करती है, कोशिका सिद्धांत को नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, केंद्रक की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, एक से ज़्यादा। या मान लो कि ऐसी कोई कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो यानी कि जो हमारे अंदर जो आरबीसी सेल्स होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल बोल दो या सेल बोल दो, वो जब मैच्योर होती है तब उसके अंदर केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, जो केंद्रक है वो क्या होगा, अनुपस्थित होता है। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये भी किसको फॉलो नहीं करती है, कोशिका सिद्धांत को। यानी कि अब अपवाद की बात करें तो ये तो कोशिका ही नहीं है, वायरस, वायरॉइड और पिरियन है, क्योंकि ये जीवित में मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, इनका अपना खुद का इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है। और एक क्या है कि जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जहाँ पर भी प्रेजेंट होगी या केंद्रक या न्यूक्लियस है वो नहीं है, ऐसी सभी जगह पर कोशिका सिद्धांत ओबे नहीं होता है, वे सभी क्या है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। हम आगे बात करते हैं कि सभी जो कोशिकाएं हैं उनका आकार, आकृति, शेप, साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। जो जहाँ पर रहेगा वैसा ही कार्य करेगा, वैसी ही क्या हो जाएगी, शेप आ जाएगी, और वैसा ही क्या रहता है, साइज रहता है। जैसे हम स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी जो कोशिका है उसकी बात करते हैं तो वो कौन आता है, माइकोप्लाज्मा आता है। सबसे छोटी कोशिका है, इस पे कोशिका भित्ति नहीं होती है, एब्सेंट होती है। साथ ही क्या होगा कि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी क्या रहती है, जिंदा रहती है। यानी कि बिना ऑक्सीजन के तो एरोबिक है या एनारोबिक है, तो बिना ऑक्सीजन के एनारोबिक है, और ऑक्सीजन के साथ जो श्वसन करता है वो एरोबिक श्वसन कहलाता है। तो अवायवीय श्वसन के दौरान ये भी मतलब कैपेबल होते हैं। साथ ही कोशिका भित्ति नहीं होती है, और ये क्या होगी, सबसे छोटी कोशिका होती है, माइकोप्लाज्मा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे जो ज़्यादा, सबसे बड़ी जो सेल्स होती है वो एकल कोशिकाओं में वो कौन है, शतमुख कंडा है। लॉन्गेस्ट सेल है, ये तो बड़ी सेल है, और ये लंबी सेल है। तो लंबी सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन सेल होती है। एक ह्यूमन का जो आरबीसी है उसका डायमीटर पूछा जाता है, साइज पूछा जाता है, तो कितना होगा, 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। यानी कि मानव आरबीसी का जो व्यास है वो 7 to 8 माइक्रोमीटर है। लार्जेस्ट जो सेल होती है ह्यूमन के अंदर वो ओवम होती है। जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सा होगा, स्पर्म रहेगा। किस पे आधारित है, वॉल्यूम का कंपैरिजन के बेसिस पर। सबसे बड़ा कौन है, ह्यूमन सेल में लंबी कौन होगी, न्यूरॉन होगी। बड़ी कौन होगी, वॉर्म सेल रहेगी। और स्मॉलेस्ट कौन सी रहेगी, स्पर्म सेल रहेगी। अब हम बात करते हैं कि उसका आकार जो होता है कोशिका का, वो कार्य पे निर्भर करता है। कार्य जैसा कोशिका कार्य करेगी वैसा ही उसका क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा। जैसे हम न्यूरॉन की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, ब्रांच होता है, शाखा युक्त होगा। आरबीसी की बात करते हैं तो मैच्योर आरबीसी के, परिपक्व आरबीसी के अंदर केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। इस वजह से इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, बाइकॉनकेव है, द्वितीय अवतल है। मसल सेल है, ये कैसी होंगी, लॉन्ग होंगी और स्पिंडल शेप रहेंगी। क्लियर। और इसी
तरीके से लंबी और दुरीनुमा है। और एक आपसे मेनली पूछा जाएगा WBC का, या तो RBC का पूछा जाता है, WBC का पूछा जाता है, या न्यूरॉन का पूछा जाता है। WBC कौन सी? श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं ये कैसी होंगी? अमीबा जैसी रहेंगी। क्लियर? तो ये हम डिस्कस किसको किया है? शेप को किया है, साइज को किया है, किसके अंदर? कोशिका। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोशिका है, कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं। कोशिकाओं के मेनली 2 प्रकार होते हैं। एक हमारे पास कोशिका है जिसके पास क्या है? केंद्रक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है। एक हमारे पास जो कोशिका है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि ये भी कौन है? DNA है। ये भी कौन है? DNA है। तो यहाँ पर जो केंद्रक है उसके बाहर क्या हो? आवरण प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन है। यहाँ पर क्या है? किसी भी प्रकार की झिल्ली का आवरण नहीं है। तो यानी कि ये तो कैसा है? फ्री फॉर्म में है, और ये कैसा है? बाउंडेड फॉर्म में है। क्लियर? तो ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से पहले की स्थिति है, इस वजह से उसको प्रो बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं। तो वहाँ न्यूक्लियस नहीं था, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस क्या अब्सेंट होता है, या झिल्ली युक्त केंद्रक है उसकी क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। यानी कि झिल्ली युक्त का मतलब क्या होगा? वास्तविक न्यूक्लियस। और यू और ट्रू का क्या होता है? जहाँ पर वास्तविक होगा, ट्रू होगा, तो वास्तविक केंद्र के पास कैसी होगी? झिल्ली है जो क्या होगी? उपस्थित होती है। या झिल्ली युक्त क्या होगा? केंद्रक प्रेजेंट होता है। यहाँ पर झिल्ली होती नहीं है, यहाँ पर झिल्ली है, इस वजह से है तो वास्तविक है, तो यू है। ठीक है? और नहीं है तो क्या होगा? प्रो का मतलब प्रिमिटिव हो गया। कैरियोटिक का मतलब क्या है? न्यूक्लियस है, तो एक सत्य न्यूक्लियस है, एक उससे पहले की घटना है, तो उससे पहले क्या होगा? प्रो, और जो है उसको क्या कहेंगे? यू। प्रोकैरियोटिक है, इसके अंदर कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसकी क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। ऐसा सिंपल जनरल भाषा में लिखा जाता है। पर अगर इसका वास्तविक अगर आंसर की हम बात करते हैं तो उसमें झिल्ली बंद नहीं होता कोशिका, या कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है, वो केंद्र की अनुपस्थिति होती है। या हम कह सकते हैं कि सत्य और वास्तविक केंद्र की अनुपस्थिति होगी, ट्रू न्यूक्लियस क्या होगा? अनुपस्थित रहेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो केंद्रक ही नहीं है, तो केंद्रक से संबंध जितने भी कोशिकांग हैं वो भी क्या रहेंगे? अनुपस्थित रहेंगे। कोशिका झिल्ली युक्त नहीं है। यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल कौन सा होगा? DNA होगा, और वो भी कैसा होगा? सर्कुलर टाइप का रहेगा। और फिर हम बात करते हैं तो केवल और केवल क्या होगा? एक गुणसूत्र वहाँ पर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अब गुणसूत्र क्या होगा? एक जो DNA है, एक DNA का टुकड़ा जब इकट्ठा होता है तो एक गुणसूत्र का निर्माण करता है। आपको याद होगा कि हम केवल ह्यूमन और मनुष्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ लिखते हैं कि 2n = कितना है? 46। हमारे अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? गुणसूत्र कितने हैं? 46 है, यानी कि 46 है। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें केवल और केवल क्या होगा? एक गुणसूत्र देखने को मिलता है। साइज भी कितना है? स्मॉलर साइज होता है, छोटा आकार होता है। राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन या प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से हम जिसको जानते हैं, तो वो कौन सा है? 70S टाइप का है। क्लियर? तो यूकैरियोटिक में कौन सा हो जाएगा? 80S टाइप का होता है। फिर जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो डिवाइड करती है किसके थ्रू? बाइनरी फिशन, यानी कि जो कोशिका विभाजन होगा वो द्विखंडन द्वारा होगा, बाइनरी फिशन के द्वारा होगा। अब प्रोकैरियोटिक जो है, प्रिमिटिव टाइप की जो कोशिकाएं हैं, या हम कह सकते हैं जो पुरानी टाइप की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिका के जो एग्जाम्पल है वो कौन होगा? बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये एग्जाम्पल किसके हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के। उदाहरण में कौन होगा? जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया होगा। ये हमारे कुछ क्या है? एग्जाम्पल हैं किसके लेकर? प्रोकैरियोटिक सेल को लेकर।